नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन को अभी हम कवर कर रहे हैं और जॉन मिल्टन पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए थे और ये सेकंड वीडियो है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक दिया जाएगा। तो जॉन मिल्टन के ऊपर MCQ यदि आप लगाना चाहते हैं, जॉन मिल्टन के ऊपर क्विज आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इतने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वीडियो को पॉज कर दें और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखें, फिर वीडियो को प्ले करें और मेरे आंसर से मैच करें। इस तरह 20 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें और फिर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैराडाइज लॉस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, शॉर्टेस्ट बुक इज़ डैश हैविंग 640 लाइन्स। जो पैराडाइज लॉस्ट है जिसमें कुल मिला के 12 बुक्स हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी किताब जो है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सही जो जवाब है उसको आप लोग अपने ABCD करके अपने कॉपी में लिखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो चलिए बता देता हूँ, सही जवाब है बुक 7। बुक 7 जो है वो सबसे छोटी बुक है जिसमें 640 लाइनें हैं, 640 लाइन्स उसमें हैं। इसलिए आंसर नंबर A इसमें सही हो जाएगा, बुक 7। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन का वर्क है, उसमें जो हेल है यानी कि नर्क है, उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर B, टेरटोरस। जो हेल था उसको टेरटोरस के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड। जो सैटन दिखाया गया है, शैतान दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट में, उसका एक और नाम है, जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अनुसार उसका एक नाम और है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, चलिए सही जवाब आप लोग को बता देते हैं। सही जवाब है D, लूसीफ़र। जो सैटन है उसको लूसीफ़र के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर D इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जॉन मिल्टन रोट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी व्हेन ही वाज। ये जो पोएम है ये बहुत ही फेमस पोएम है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यानी जो जीसस क्राइस्ट हैं जब उनका अवतार हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था पृथ्वी पर, तो वो सुबह, इस नाम से ये पोएम है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन उस समय कितने साल के थे जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और पोएम ये काफ़ी पॉपुलर पोएम है, काफ़ी फेमस पोएम है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सही जवाब चलिए बता देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, जॉन मिल्टन 21 साल के थे जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और फ्रेंड्स, इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो पोएम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जो है ये किस ईयर में आई थी, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसको आप लोग यदि किस तरह याद रखेंगे, चलिए बता देते हैं। तो 21 साल के थे जॉन मिल्टन, जो थे 21 साल के थे। तो 1608 में जॉन मिल्टन पैदा हुए हैं, उसमें 21 साल आप जोड़ दीजिए तो आ जाता है 1629। तो इस तरह आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका जो जन्म की डेट है 1608 में आप लोग 21 जोड़ देंगे तो 1629 आपको मिल जाता है। 1629 में जॉन मिल्टन ने ये वाली पोएम लिखी थी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। होम डिड जॉन मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। जो जॉन मिल्टन अपना गुरु किसको मानते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मास्टर के 2 मीनिंग भी हो सकते हैं। एक मास्टर वो होता है जो जैसे जो पोएट्स होते थे उनको पैसे वैसे देते थे कुछ राजा, लेकिन यहाँ पर वो वाले गुरु की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे
जो पोइटिकल गुरु की बात हो रही है, मतलब जॉन मिल्टन एक कवि थे, तो वो किस कवि को अपना गुरु मानते थे। वहाँ पे इस तरह के जो पोएट वाला कवि की बात हो रही है, पोएट वाला जो मास्टर है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडमंड स्पेंसर। जो जॉन मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे और एडमंड स्पेंसर के वर्क से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं की तरह लिखने की कोशिश करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी वाला सही हो जाएगा। जॉन मिल्टन ने ये कहाँ पे कहा है कि वो मास्टर मानते हैं, तो जॉन मिल्टन का जो वर्क है एरियोपैगिटिका, जो इनका वर्क है, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि अवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर को बहुत ही वो सेज मानते हैं, संत मानते हैं और बहुत ही सीरियस पोएट मानते हैं और स्पेंसर से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे और उनको एक टीचर भी मानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है whom I dare be known to think a better teacher, और मैं उनको एक अच्छा शिक्षक भी मानता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह के मास्टर की बात हो रही है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सैमसन एगोनिस्टिस शोज़ मिल्टन डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। जॉन मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्टिस लिखा हुआ है, तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जो फर्स्ट है द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन बता रहा है कि जॉन मिल्टन चाहते थे कि जो सैमसन की स्टोरी है, जो पौराणिक गाथा है, वो सबको पता चले। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द स्टोरी ऑफ मिल्टन वाज सिमिलर टू द सैमसन एगोनिस्टिस। जो जिस तरह सैमसन था उसको अंधा कर दिया गया था, वो उसी तरह जॉन मिल्टन की भी हालत थी लगभग। वो भी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो भी अंधे हो गए थे, तो इसलिए इन्होंने सैमसन एगोनिस्टिस लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट, और जो जीवन में जो भी सच्चाई है या कड़वाहट है उसको वो लिखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज़। जो ग्रीक ट्रेजेडी में जो का महत्व है उसको वो इंग्लिश में लेके आना चाहते थे। तो कौन सा इसमें सही है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें सही है। जो ग्रीक ट्रेजेडी होती हैं उनका जो महत्व होता है और उनकी जो डिग्निटी है उसको वो इंग्लिश में लेकर आना चाह रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में हम आपको बताएंगे। तो ग्रीक ट्रेजेडीज़ के बारे में फ्रेंड्स आप लोग क्या जानते हैं, तो जो ट्रेजेडी है उसका जो जन्म हुआ है वही ग्रीस में हुआ था। ठीक है, जो ट्रेजेडी है उसका जो जन्म हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। अबाउट 1400 BC में इसका जन्म हुआ था और जो ट्रेजेडी है वो निकली ही मतलब ग्रीस से निकली है। और सोफोक्लिस, होमा, एस्किलस और यूरिपिडीज़ ये फेमस ग्रीक ट्रेजेडी राइटर माने जाते हैं। और जो ग्रीक जो ट्रेजेडी होती है वो जो ग्रीक ट्रेजेडी होती है वो उसमें क्या होता था कि उसमें जो लोकेशन होती थी, लोकेशन बहुत ही एक्जॉटिक लोकेशन होती थी, जैसे थीबीस, पर्सिया, इजिप्ट, इस तरह की लोकेशन होती थी। और जो एरिस्टोटल हैं वो भी एक महान ग्रीक फ़िलासफ़र थे। और आप लोग जानते होंगे कि जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में सबसे पहले विचार अपने व्यक्त किए हैं। तो जो ट्रेजेडी का जन्म हुआ है वही ग्रीस से हुआ है और सबसे अच्छी जो ट्रेजेडी है वो ग्रीस की मानी जाती है। तो इसलिए जॉन मिल्टन चाहते थे कि जिस तरह की ग्रीक ट्रेजेडी होती है उसी तरह की बढ़िया ट्रेजेडी हमें इंग्लिश में देखने को मिले, इसलिए उन्होंने सैमसन एगोनिस्टिस लिखा था। तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई है, हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन। ये एक समझ लीजिए कि बायोग्राफी टाइप का वर्क है, द लाइफ ऑफ मिल्टन। इसको किसने लिखा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से मैं बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सही जवाब है, आप लोग सॉल्व इसी तरह करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ABCD अपने कॉपी में लिखिए और फिर मेरे आंसर से मैच करिए और फिर बताइए कि आपका कितना मार्क्स 20 में से कितना मार्क्स आ रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है ये वर्क, द लाइफ ऑफ मिल्टन।
और ये बायोग्राफी टाइप का वर्क है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सैमसन एगोनिस्टिस इज ए ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। सैमसन एगोनिस्टिस की जो ट्रेजेडी है वो किसके मॉडल पर आधारित है? दांते मॉडल, सोफोक्लिस मॉडल, होमा मॉडल, एस्केलस मॉडल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोफोक्लिस मॉडल पर आधारित है। जो सोफोक्लिस, एस्केलस और होमा ये तीनों ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स हैं। ठीक है, ये तीनों ही ट्रेजेडी राइटर हैं और इनकी ट्रेजेडी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और आज भी उसको पढ़ा जाता है और ये लोग काफ़ी फेमस हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बी वाला जवाब है वो सही हो जाएगा। सोफोक्लिस मॉडल पर इनकी सैमसन एगोनिस्टिस की जो ट्रेजेडी है वो आधारित है और जो सोफोक्लिस थे वो एक महान ट्रेजेडी राइटर थे और उन्होंने 120 प्लेस लिखे थे जिसमें से 7 प्लेस आज भी बहुत फेमस माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1667 में ये पब्लिश हुआ था और सैमुअल सिमंस नाम के पब्लिशर थे, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो ये भी आता है कि कौन से पब्लिशर ने पब्लिश किया था, तो सैमुअल सिमंस पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 1667। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मिल्टन वाज ऑन द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन को ये पता ही नहीं चला कि वो डेविल का गुणगान करने लगे। डेविल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत डेविल को उन्होंने महान दिखा दिया जबकि गॉड को उन्होंने उतना महान नहीं बताया। हु सेड दिस, ये किसने कहा है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही जवाब चलिए बताते हैं, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक ने ये बात बोली थी। विलियम ब्लेक ने ये बात बोली थी और विलियम ब्लेक ने जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी तो उन्होंने क्या चीज़ उन्होंने रिएक्ट किया था, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि मिल्टन वाज अनकॉन्शियसली ऑन सैटन साइड। मिल्टन को ये पता भी नहीं चला कि वो शैतान का गुणगान करने लगे। उन्होंने शैतान को बहुत महान दिखा दिया। वाइल अदर राइटर डिपिक्टेड सैटन एज ए मॉन्स्टर। जो दूसरे राइटर थे उन्होंने शैतान को बुरा बताया और उसको खलनायक दिखाया, लेकिन जो मिल्टन डिपिक्टेड सैटन एज ए ग्रेट लीडर, इन्होंने शैतान को एक महान लीडर बता दिया है एंड एन एक्सट्रीमली करेजियस वॉरियर, और बहुत ही वीर योद्धा के रूप में दिखा दिया है। ही इज़ ए गुड ओरेटर, बहुत अच्छा भाषण देता है। जो सैटन है या शैतान है बहुत अच्छा भाषण देता है। एंड सक्सीड्स टू बिफ्रेंड फॉलन एंजल्स बाइंडिंग देम फॉर ए कॉमन कॉज। और जो एंजल्स फॉल हो जाते हैं यानी कि जो कुछ अपराध वगैरह कर देते हैं तो उनको अपने साइड में मिला लेता है। तो यहाँ पे शैतान को इन्होंने बहुत ही ग्रेट लीडर दिखाया है और एक करेजियस वॉरियर दिखाया है। और मिल्टन को पता ही नहीं चला कि वो शैतान का गुणगान करने लगे। उन्होंने शैतान का महिमा मंडन कर दिया है और गॉड के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है। तो विलियम ब्लेक ने कहा था। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइनें हैं। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। हाउ सून मतलब कितनी जल्दी समय ने उनका जो यौवन है उसको चुरा लिया, यानी कि उनका जो यौवन था वो बहुत जल्दी ही निकल गया। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 एंड 20th ईयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाता है। यहाँ पे 3 लिखा है, ये लिखा है 20। ठीक है, तो ये वाली जो पोएम है ये जॉन मिल्टन ने उस समय लिखी थी जब वो 23 ईयर के हुए थे, उस समय उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो आपको हिंट यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए, ये 3 मिल गया आपको यहाँ पे और ये मिल गया 20th, तो बन गया 23। तो अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। जब जॉन मिल्टन 23 ईयर के हुए थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो इस तरह आपको
थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन ए सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। इन्होंने एक पोयम लिखी है जिसकी जो शुरू होती है मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड से, तो मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। तो इन्होंने पोयम में किसका जिक्र किया है, किसके बारे में बात की है, किसके बारे में सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट का मतलब है किसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ऑप्शन है फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, बिलव्ड। तो दोस्तों सही जवाब है सेकंड वाइफ। जो इनकी दूसरी पत्नी थी वो, उनके बारे में इन्होंने ये पोयम लिखी है जो शुरू होती है इस लाइन से, मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। इन्होंने अपनी पत्नी को सेंट कहा है, यानी कि संत कहकर पुकारा है। जो इनकी सेकंड वाइफ थी उनका नाम था कैथरीन वुडकॉक, जो बच्चे को जन्म देने के दौरान ख़त्म हो गई थी या गुजर गई थी। कैथरीन वुडकॉक उनका नाम था सेकंड वाइफ का। और जो पहली पत्नी थी उनका नाम था मैरी पॉवेल। और फिर इन्होंने तीसरी शादी और की थी। कुल मिला के 3 शादी इन्होंने की थी। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज विच वर्क। क्रोमवेल की सरकार में मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था, उनके किस काम के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा आपका। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये जो वर्क था, इस वर्क के लिए मिल्टन को क्रोमवेल की सरकार में लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये जो वर्क था इसमें किस बारे में बताया गया था। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इज़ ए बुक बाय जॉन मिल्टन in which he defends the right of people to execute a guilty sovereign whether tyrannical or not। इसमें इन्होंने बताया था, इसमें इन्होंने इस किताब में लिखा था कि जो सोवरेन होता है, यानी कोई शासक है, रूलर है, वो अगर अत्याचार करता है जनता के ऊपर, तो जनता को ये राइट है कि उसको एग्जीक्यूट कर दें, यानी उसको मृत्युदंड दे दें। जो राजा है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए या उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। ये इन्होंने पॉइंट रखा था अपने इस किताब में, जिसका नाम है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। और ये क्रोमवेल को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसी वजह से इनको लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। हु सेड दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ये जो आदमी है इसने तो हम लोग को बिल्कुल कट कर दिया है, एंड एंशिएंट टू, और जो इससे पहले के राइटर्स हैं उनका भी इसने बिल्कुल सफाया कर दिया है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन की तारीफ़ हो रही है। पहले आप लोग को ये बात जान लेनी है कि ये जॉन मिल्टन की तारीफ़ हो रही है, और ये तारीफ़ किसने की है, हु सेड, ये तारीफ़ किसने की है। तो दोस्तों ये तारीफ़ की है जॉन ड्राइडन ने की है। जॉन ड्राइडन ने ये भी बोला था कि जो जॉन मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर के पोइटिकल सन हैं, ये भी उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन जो थे वो जॉन मिल्टन को बहुत ही महान पोएट समझते थे। और जॉन ड्राइडन के अनुसार कौन कौन महान था, जेफरी चौसर महान थे, एडमंड स्पेंसर महान पोएट थे, और तीसरे नंबर पर जॉन मिल्टन बहुत ही महान पोएट थे। तो यहाँ पर तारीफ़ की जा रही है। ये जो लाइन है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है जॉन मिल्टन की। और तारीफ़ कौन कर रहा है, जॉन ड्राइडन तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन इनकी बहुत तारीफ़ करते थे, जॉन मिल्टन की। ये बात आप लोग बिल्कुल कंफर्म रखिए। और ये जीनियस मानते थे, ये जॉन मिल्टन को हमेशा जीनियस कहकर पुकारते थे। और जो इन्होंने इन्होंने तब माना था जब पैराडाइज लॉस्ट, जॉन ड्राइडन ने जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी, उसके बाद इनको बहुत ही जीनियस पोएट माना था, जॉन मिल्टन को। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ट्रिक, जैसे ही कभी सवाल ये आता है कि जॉन मिल्टन का रिलीजियस वर्क कौन सा है,
तो सीधा सा जवाब है डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियानो। ये इनका डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना ये इनका धार्मिक वर्क है, यानी कि इस वर्क में जॉन मिल्टन ने धर्म से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार इसमें ये पूछ लेते हैं, रिलीजियस भी पूछ लेते हैं और कई बार पूछ लेते हैं थियोलॉजिकल, जो थियोलॉजिकल माने भी होता है धर्म से संबंधित। ठीक है, तो या तो पूछ लेंगे रिलीजियस लिख देंगे क्वेश्चन में, या लिख देंगे थियोलॉजिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जॉन मिल्टन का जो वर्क है जो धर्म से संबंधित है वो है डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वर्क इनका इस वर्क को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जॉन मिल्टन ने खुद लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा है बल्कि किसी और ने लिखा है। तो इसके मतलब इसको किसने लिखा है इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, पर ये जॉन मिल्टन से संबंधित है। मोटा मोटा आप लोग ये जानिए कि जॉन मिल्टन से संबंधित है और इसमें धर्म के बारे में जॉन मिल्टन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये एस्से के रूप में है। ठीक है, ये जो वर्क है ये एस्से के रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जॉन मिल्टन सुपरवाइज्ड ए सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विद। जॉन मिल्टन ने सेकेंड एडिशन जो पब्लिश होने वाला था उसके लिए इन्होंने किसके साथ मिलकर, किसको सुपरवाइज़ किया था, किसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, ये इसमें पूछ रहे हैं। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड्रयू मार्वेल। जो एंड्रयू मार्वेल के साथ मिलकर इन्होंने सेकंड एडिशन जो था वो सेकंड एडिशन के लिए काम किया था। और सेकंड एडिशन में 12 बुक्स थी और सेकंड एडिशन में इन्होंने ये भी बताया था कि इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में क्यों लिखा है, इन्होंने राइम के रूप में क्यों नहीं लिखा है, इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज। जॉन मिल्टन की पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑन शेक्सपियर। जो ऑन शेक्सपियर है ये इनकी सबसे पहली पब्लिश पोएम है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पोएम है इससे पहले इनकी एक पोएम और आ चुकी है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, पर ये पोएम पब्लिश नहीं हुई थी, ये पोएम बाद में पब्लिश हुई है। जो सबसे पहली पब्लिश हुई है वो ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इन मिल्टन्स करियर द पीरियड ऑफ 1632 टू 1637 इज़ पॉपुलरली नोन एज। जॉन मिल्टन के करियर में 1632 से लेकर 1637 तक का समय है, उसको किस काल के नाम से जानते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बोस्टन पीरियड, हॉर्टन पीरियड, मेलंकलिक पीरियड, ब्लाइंडनेस पीरियड। तो ब्लाइंडनेस पीरियड तो होगा नहीं क्योंकि जॉन मिल्टन जो थे वो 44 साल में ब्लाइंड हुए थे। तो 1608 में 44 साल आप लोग जोड़ लीजिए तो उस तरह आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड पूछा गया है ये इनकी जवानी के दिनों का पूछा गया है। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बिल्कुल इसमें, हॉर्टन पीरियड। हॉर्टन पीरियड इसको क्यों बोलते थे चलिए बता देते हैं। हॉर्टन पीरियड इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि जॉन मिल्टन के पिताजी ने हॉर्टन नामक स्थान पर एक मकान ख़रीदा था, एक ज़मीन खरीदी थी और जो मिल्टन थे वो वहाँ पर रहने के लिए गए थे। और वो जो जगह थी वहाँ पर कितने लोग रहते थे? वहाँ पे 300 लोग रहते थे, वहाँ पे 300 लोग रहते थे। और जो जॉन मिल्टन थे वो ये कहते हैं कि गॉड हैड कॉल्ड हिम टू बी ए पोएट। और ईश्वर भी चाहता है कि वे एक पोएट बने, इसलिए वो हॉर्टन नाम के स्थान पर जहाँ पे उनके पिताजी ने घर खरीदा था वहाँ गए थे रहने के लिए। और उनका मकसद ये भी था कि वहाँ पे जाके वो पोएम्स लिखेंगे और ईश्वर भी यही चाहता है कि वो पोएट बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हु वाज द पब्लिशर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो वही सवाल फिर से आ गया जो मैंने आपको बताया था। तो पैराडाइज लॉस्ट जो इनकी सबसे अच्छी पोएम मानी जाती है, एपिक पोएम मानी जाती है, 1667 में पब्लिश हुई है। और इसको किसने पब्लिश किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैंने बताया था आपको पहले ऊपर, सैमुअल सिमंस
इनके पब्लिशर थे, उन्होंने ये पब्लिश किया था। और उस समय जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था अपने पब्लिशर के साथ, तो इनको 5 पाउंड मिले थे। उस समय जॉन मिल्टन को 5 पाउंड मिले थे। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लाइंड एंड इम्पावरिश्ड जॉन मिल्टन कंपोज पैराडाइज लॉस्ट। ब्लाइंड यानी अंधे और इम्पावरिश्ड यानी शक्तिहीन, जो व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति ना हो, जो बहुत ही लाचार हो, जो बहुत ही कमज़ोर हो, तो वो व्यक्ति जो अंधा भी है, जिसको दिखता नहीं है और जो बहुत कमज़ोर है, उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। तो किस समय से किस समय तक के बीच में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसमें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है इसमें 16, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1658 से 1664 यानी कि 6 साल इन्होंने लगाए थे, तब जाके इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, जो कि इनकी एपिक पोएम मानी जाती है और बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में उसको लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि जो व्यक्ति ब्लाइंड है और जो इम्पावरिश्ड है यानी कि जो कमज़ोर है, तो उसने किस तरह लिखी है? तो जो मिल्टन थे वो पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने डिक्टेट की थी अपनी डॉटर्स को। इनकी जो लड़कियां थीं, मिल्टन बोलते जाते थे और इनकी जो लड़कियां थीं, इनकी पुत्रियां जो थीं, वो लिखती जाती थीं। तो इस तरह पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है। तो मिल्टन ने उसको डिक्टेट किया था, इस तरह उन्होंने 6 सालों में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और 100 क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं जॉन मिल्टन के ऊपर, जिससे आप लोग की टीजीटी की पढ़ाई अच्छी हो सके। और हमें भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आते हैं 20 में से, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।